हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं द फिजिक्स स्कॉलर में। और मैं हूं आपका अपना पाठक सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो चैप्टर 3 में अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, है ना। रेजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें हम लोग क्या किए, अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन हमको देखना है कि भाई जो रिलेशन होता है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कंडक्टिविटी में। तो हम लोग को जो रिलेशन देखना है यहाँ पे, उसका क्या रिलेशन बिटवीन E J and what सिग्मा। E J and what सिग्मा। बेटा E क्या है यहाँ पे? E है आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। तो इन तीनों हमको रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखने से पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है देखिए, है ना। हम सबको पता है, वी नो दैट, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट डेंसिटी का, वी नो दैट व्हाट J इक्वल टू होता है I बाई ए। व्हाट इज J इक्वल टू क्या I बाई ए। तो J इक्वल टू I बाई ए को क्या कहते हैं? ये हो गया हम लोग का करंट डेंसिटी। अच्छा, I को लिख सकते हैं हम लोग V बाई आर। तो ये गया V बाई आर इंटू क्या A। हम लोग I को लिख दिए क्या V बाई आर इंटू क्या A। ठीक है, अब V जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी गिवन कंडक्टर के लिए मान लीजिए कोई कंडक्टर हमारे पास है। ठीक है, इस कंडक्टर का हमने लेंथ क्या मान लिया? L मान लिया। इस कंडक्टर का लेंथ L मान लिया। इसका क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया हमने? A मान लिया। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देना होगा, तो मान लीजिए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देना होगा तो V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, E इक्वल टू होता है V बाई एल। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। और V को रिप्लेस करते हैं E इंटू एल से, राइट। तो देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा V का हो गया V बराबर क्या E इंटू एल, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो हो गया E इंटू क्या L। उसके बाद R का फॉर्मूला हमारे पास था, हमने कल बराबर R1 पढ़ा था क्या रो L बाई क्या A। हमने कल पढ़ा था R बराबर रो L बाई क्या A। तो यहाँ पे हो गया R की जगह रो L बाई क्या A, और A अपनी जगह रह गया यहाँ पे। तो देखिए A से A कट जाएगा, यहाँ पे L से L कट गया। तो J इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा E अपॉन क्या E अपॉन रो। ठीक है, एक चीज हम लोग पढ़े थे, कंडक्टिविटी जो था सिग्मा, उस सिग्मा बराबर क्या था 1 बाई क्या रो। जो कंडक्टिविटी हम लोग का था क्या सिग्मा, तो सिग्मा बराबर 1 बाई रो, है ना। तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रो इंटू वाट E, यानी कि E बाई रो को 1 बाई रो इंटू लिख सकते हैं। अब 1 बाई रो की जगह सिग्मा आ गया, है ना। ये आ गया सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा, इसकी जगह आ गया सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या E। तो J बराबर हो गया E, है ना। चूंकि पता है आपको करंट डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो इसको अगर वेक्टर रूप में लिखना होगा तो ये देखिए क्या होगी आपकी, ये आपकी हो गया क्या स्केलर, है ना। तो इसको वेक्टर में लिखना होगा, तो इसको बस इन दोनों को आपको वेक्टर लगाना है। और ये आपका रिलेशन मिल गया क्या, रिलेशन बिटवीन E J एंड व्हाट सिग्मा। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, J मतलब करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग क्या किए, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट्स अपना बनाते रहिए, है ना। तो मजा आ जाएगा मतलब पढ़ने का। और मल्टीपल रिवीजन करना है आपको ना, मल्टीपल रिवीजन, जितना बार आप रिवाइज कर सकेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर ले, और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए हम लोगों ने कल देखा था कि जो रेजिस्टिविटी होती है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। रेजिस्टिविटी केवल कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है, यानी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है कि मटेरियल आपका कैसा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर और स्ट्रक्चर दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर दो कंडक्टर है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का मटेरियल क्या है सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम होगी।
दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि नेचर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है सेम भी हो जाए, बट ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, हमेशा अलग, हमेशा सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक टॉपिक हम लोग को देखना है कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना। देखिए, अगर फिजिकल स्टेट कंडक्टर का चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। लेंथ और एरिया चेंज करने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हो, है ना, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपका क्या होगा, रेजिस्टिविटी आपका चेंज होगा। तो हम लोग को एक रिलेशन देखना है कि डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या, रेजिस्टिविटी। डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या, रेजिस्टिविटी। तो भाई हमको देखना है कि जब रेजिस्टिविटी हमारा चेंज होगा तो कैसे कैसे टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की। सबसे पहले किसकी बात कर ले, कंडक्टर की। किसी गिवन कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टिविटी भी क्या पड़ेगा। तो याद रखिए, किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की, जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान देना इस बात को। आपका बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है ना, किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी। दैट इज, अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है, अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी वो बेटा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो सबको पता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी ध्यान देना आप। जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टर क्या होगा, घटेगा। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन देखना होगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट घटेगा। ठीक है ना। ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पे कंडक्टर की बात हो रही है। ये बात हो रही है कंडक्टर की। दूसरी बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। अगर बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर की, तो देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा क्या होता है। आपको उस कल बताया था मोबिलिटी के बारे में, तो मोबिलिटी में बताया था क्या, कि जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं ना, यानी कि वैसे पार्टिकल जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, चार्ज कैरियर कहते हैं। जैसे हमने कहा था कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर काम कौन कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करते हैं। गैसियस में कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस करते हैं। तो ये सब बातें जेईई मेंस का क्वेश्चन भी है ना। जेईई मेंस का एक क्वेश्चन भी है कि जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी किसके लिए पूछा था, गैसियस आयंस के लिए पूछा था, कि जो मोबिलिटी होती है किस पर डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी उस पर डिपेंड करेगी किस पर, चार्ज कैरियर पे। और चार्ज कैरियर गैसियस में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्या, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस। ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। भाई सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है, तो ध्यान एक बात दीजिएगा, जो सेमीकंडक्टर की बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखिएगा इस बात की, है ना। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। बेटा अगर रेजिस्टिविटी कम हो रही है, दैट इज, अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम हो रही है, अगर रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो क्या रेजिस्टिविटी हमारा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से वही बात, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी घटने पे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटने पे टेम्परेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा ना। यानी कि सीधी सी बात करें कि सेमीकंडक्टर के केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, ओके। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक।
बात करते हैं बेटा किसकी, एलओएस की ना, एलओएस की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो एलओएस होते हैं ना, एलओएस क्या होते हैं बेटा, एलओएस जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं उन्हें एलओएस कहते हैं। तो अगर मेटल और नॉन मेटल को मिला रहे हैं तो नॉन मेटल भी क्या है, वैसे कंडक्ट करंट को कंडक्ट करते नहीं है, और मेटल जो है तो कंडक्ट करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज में दो चीजें होती है, मेटल और क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि जो मेटल होते हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों को अगर मिला दे, मिक्स कर दे, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जितना पहले वो कंडक्ट कर रहा था उससे अब क्या होगा, कम कंडक्ट करेगा, है ना। तो एलॉयज की बात कर ले तो यहां भी बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही मैटर होता है। यहां भी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक बात यहाँ पे खास है क्या, नॉट मच एज, नॉट मच एज कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट मच एज कंडक्टर। देखिए कंडक्टर के लिए भी और एलओएस के लिए भी दोनों क्या है, रेजिस्टिविटी दोनों में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कंडक्टर के केस में जितना टेम्परेचर चेंज होने पे जितनी रेजिस्टिविटी जनरेट होगी उसमें, उतना इसमें नहीं होता है। इसका मतलब इसमें कुछ कम होता है, ठीक है ना। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या, कि हम लोग जो बल्ब के हमारे पास जो फिलामेंट होते हैं, बल्ब के जो फिलामेंट जो रोशनी करते हैं, वो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एलओएस से बनाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एलओएस। अब देखिए एलओएस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक एलओएस आपका क्या है, निकिल है ना, क्रोमियम है, क्रोमियम भी क्या हो गया आपका, क्रोमियम भी आपका क्या हो गया, एक एलओएस हो गया क्रोमियम, ठीक है ना। ये सब क्या है, जैसे टंगस्टन हो गया, है ना, तो ये सब क्या हो गए, एलओएस हो गए। अब इनकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टिविटी की, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है, थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस उनका ज्यादा वेरी करता है एज कम्पेयर टू क्या, एलॉय के केस में। इसीलिए जितने भी फिलामेंट के सारे बल्ब आप देखते हैं ना, वो सारे के सारे बल्ब किससे बनाते हैं भाई, हम लोग एलॉय से बनाते हैं। एलॉयस की दो प्रॉपर्टी है, एक तो इनका हीटिंग प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है ना। जैसे मान लीजिए कोई फिलामेंट जल रहा है, किसी बल्ब का फिलामेंट अगर जल रहा है ना, तो जैसे ही वो जलेगा तो वो क्या करेगा, हीट पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वहां पे बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलओएस में कभी भी कंडक्टर का यूज नहीं करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, जो फिलामेंट होता है हमेशा उसमें एलओएस का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझे। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वी यूज व्हाट, वाई वी यूज एज अ फिलामेंट, वाई वी यूज फिलामेंट फॉर एलओएस फॉर फिलामेंट, नॉट फॉर कंडक्टर, है ना। क्यों हम लोग क्या करते हैं, फिलामेंट के रूप में एलओएस का ही यूज कर सकते हैं, कंडक्टर का नहीं करते हैं, क्यों। इसका जवाब क्या होगा कि भाई एलओएस की जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, वो कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलओएस को यूज करते हैं। क्लियर। इसको भी आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, है ना। नोट्स वगैरह बनाते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट का सपना देखने वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई बड़े बड़े सपने देखने से सिर्फ सपने पूरे नहीं होंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई सबको पता है पढ़ाई बहुत कठिन चीज है ना। आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ के, अब मोबाइल बगल में रख के, अगर मोबाइल है आपके पास, आपके मोबाइल में डेटा है, तो आप रील्स न देख करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकता, है ना। तो वही बच्चे सक्सेस हो जाएंगे जो ज्यादा टाइम कहाँ देंगे, रील की जगह पढ़ाई पे देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ सपने ऊंचे नहीं होने चाहिए, सिर्फ सपने ऊंचे नहीं होने चाहिए, उसके लिए जो रास्ते आपको तय करने पड़ेंगे वो रास्ते क्या होंगे, कठिन होंगे, वो रास्ते भी क्या होंगे आपके, कठिन होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमको रिलेशन देखना है कि भाई रिलेशन क्या होता है ना। रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन हमको देखना है किसमें, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, कि भाई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। जैसे कि हम लोग को पता है कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उनको मेजर करेंगे, वो हम लोग यहाँ जानेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो हमारा R0 है, ये R0 या इसको R0 भी कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अल्फा, अल्फा को हम लोग कहते हैं, अल्फा एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज क्या, अल्फा। अल्फा को कहते हैं क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या, रेजिस्टिविटी। अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो किसी कंडक्टर का T डिग्री पर रेजिस्टेंस हो क्या होगा ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट, या कंडक्टर की जगह कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट क्या, T डिग्री सेंटीग्रेड। कि भाई T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या होता है किसी मटेरियल का, बेटा उसका फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू क्या, R0 1 प्लस क्या, अल्फा T। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना। R0 मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, या रेजिस्टेंस भी कह लें इसको, रेजिस्टिविटी की जगह हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है ना आपके डेरिवेशन में, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं है, तो आपको डेरिवेशन याद करने की भी जरूरत यहाँ पे भी नहीं है। वैसे बताना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, हम उसको बता देंगे ड्राइव करके। हालांकि ये बहुत लंबा है थोड़ा सा ना, इतना आसान है नहीं, इसके आगे टर्म भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आगे वाले टर्म को हमने क्या किया, एलिमिनेट करके अपना लिख लिया, एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। अब एक बात देखें कि जो अल्फा होती है, अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए है ना, अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। किसके लिए, कंडक्टर, और किसके लिए, एलओएस के लिए, है ना। कंडक्टर और एलओएस के लिए बेटा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो जब कंडक्टर और एलओएस के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा अल्टरनेटिव क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एलओएस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होता है, राइट। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर जैसे हमको किसी वायर को हमने टच कर लिया, जैसे मान लीजिए कोई खंबे का तार है, उस खंबे के तार को हमने क्या किया, टच कर लिया, और अगर हमारे पैर में जूते हैं या चप्पल है या कोई भी इंसुलेटर मीडियम है ना, तब तो हमको करंट नहीं लगता है ना। लेकिन अगर हम नंगे पैर है और हमने उसको छू लिया तो करंट लगता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये हम लोग हैं,
लेट्स सपोज ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वायर है, यहाँ पे क्या है, कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, माने सिंगल वायर ले लेते हैं यहाँ पे, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम देखिए करंट को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए, एक बार याद रखिएगा, चार्ज को मूव करने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो एक बात पक्की है कि वहां चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब वहां करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए या करंट को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जैसे मान लीजिए सपोज कंडक्टर है, जितना पोटेंशियल यहाँ का है इस एंड का है, उतना ही पोटेंशियल अगर इस एंड का है, अगर दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है तब वो इस मार्कर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। अब मार्कर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो कोई भी चार्ज यहाँ फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ से कोई भी करंट पास होने वाला नहीं है, क्लियर। लेकिन मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल हायर है, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव, तब तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज होगा इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज होने से इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो बनेगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब इसने क्या किया, इस वायर को टच किया, मान लीजिए इसने इस वायर को क्या किया, टच किया, और अपने पैर में इसने क्या पहना है, इंसुलेटर पहना है, जूता होता चप्पल पहना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल इसका यहाँ का होगा, जो पोटेंशियल इसके यहाँ का होगा वही पोटेंशियल इसके यहाँ का होगा, है ना। जो पोटेंशियल इसके सर का होगा वही पोटेंशियल इसके पैर का होगा। तो इसके बॉडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसके बॉडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, v माइनस v हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस v मतलब क्या, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से इसको करंट लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इसने क्या किया, ये सूर्य यहाँ से उतार दिए, जैसे सूर्य उतारा, कि एक अर्थ की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब अर्थ को किसी बॉडी से आप कनेक्ट करते हो तो उस बॉडी का पोटेंशियल तुरंत जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी को हम मान सकते हैं ना। तो जब अर्थ से किसी बॉडी का कंपेयर करते हैं तो उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज है, उस बॉडी के पास चार्ज क्या है, बहुत ही कम है। तो जैसे ही उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल, सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में, उसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो जैसे ही आपने क्या किया, यहां से शूज को हटाया तो इस यहाँ आपके यहाँ का पोटेंशियल बन गया जीरो, और यहाँ का पोटेंशियल वही का वही हायर है, यहाँ का पोटेंशियल हायर, यहाँ का पोटेंशियल लोअर। अब होगा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा ना, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी आया, तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी से करंट ऐसे चलेगा और आपके क्या करेगा, बॉडी के ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और आपको करंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कोई देखो चिड़िया बैठी रहती है ना, चिड़िया बैठी रहती है, खंबे के तार पर चिड़िया बैठी है तो उसको करंट नहीं लगता है ना, क्योंकि उसकी बॉडी कहीं से भी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, कहीं से भी अर्थ से कनेक्शन में नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो चिड़िया का पैर होता है इंसुलेटर होता है, उसके पैर में लकड़ी होती है, खून नहीं होता है, ये सारी इस टाइप की चीज है ना। लेकिन असली बात क्या है, असली बात है कि उस चिड़िया का कनेक्शन क्या है, अर्थ से नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चिड़िया में क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए उसको करंट नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये तार है ना, ये वायर है, डबल वायर, इन दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन दोनों वायर में करंट। अब कोई स्नैक है, सांप, अब सांप इस वायर में ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो जब तक ये सांप इस वायर में ऐसे जा रहा है तब तक इसको करंट लगने वाला नहीं है, क्लियर। लेकिन जैसे ही सांप क्या होगा, इस वायर से इस वायर की तरफ आने लगेगा, यहाँ इसको टच किया, वैसे ही क्या होगा, इसको शॉर्ट सर्किट होगा और ये तुरंत मर जाएगा, इसको तुरंत करंट रहेगा। क्योंकि करंट का नेचर होता है, करंट का नेचर होता है क्या, अपने मोशन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ तलाशता है। तो करंट क्या होगा, आगे ना जाकर इसके बॉडी से होता हुआ इस वायर में चला जाएगा और ये सांप की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, दर्दनाक। क्या हो जाएगी, दर्दनाक मौत, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे एक बच्चे ने सवाल पूछा क्या कि सर वाटर जो होता है ना, कंडक्टर होता है, क्योंकि वाटर में जैसे ही आप क्या करंट फ्लो करता है सब लोग जानते हैं, है ना। सॉल्ट वाटर और अच्छा कंडक्टर होता है, सॉल्ट वाटर जो होता है क्या और अच्छा कंडक्टर होता है। तो क्या अगर वाटर में मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में क्या है, मछलियां हैं, अगर हम किसी तार को, किसी वायर को उसमें डाल देते, क्या सारी की सारी मछलियां मर जाएंगी उसमें,
जस्ट रीजन, क्या सारी की सारी मछलियां मर जाएंगी या जिंदा रहेंगी? तो समझिए बात को, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, तालाब है, ठीक है, अब इसमें पानी है, ये सब पानी है इसमें, इसमें ठीक है, ऐसा पानी है, इसमें छोटी छोटी क्या है, इसमें छोटी छोटी मछलियां है ना, इसमें छोटी छोटी मछलियां हैं, सब घूम रही हैं ऐसे, जल क्रीड़ा सब कर रही हैं, है ना। अब आपने मान लीजिए क्या इसमें लाकर एक वायर डाल दिया, ऐसे वायर डाल दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, मछली मर जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए नेचर ने जो चीजें बनाई है ना, नेचर ने जो चीजें बहुत सोच समझ के बनाई है, भगवान ने जो चीजें बनाई बहुत सोच समझ के बनाई है, हर चीज को बैलेंसिंग रखा हुआ है। वो तो हम ह्यूमन है, जो आदमी है, उन चीजों को क्या कर रहे हैं, इंसान उन चीजों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन नेचर ने जो चीजें बनाई है क्या है, बहुत ही सोच समझ की चीजें बनाई है। तो जैसे ही वायर डालेंगे, वायर इस तालाब का है ना, इस वाटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। वाटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंस, वो किसी भी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, वायर डाला, तो कुछ देर तो करंट इसका ट्रेवल करेगा, लेकिन इसके रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि करंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। सबसे बड़ी बात, सारा का सारा करंट क्या अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, यहीं से करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जितना दूर जाते जाएंगे हम लोग, क्या करंट के हमारा उतना ही वीक होता जाएगा, ठीक है। तो इन मछलियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना, इन मछलियों को क्या कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये मछलियां आराम से क्या होगी, बच जाएंगी, ठीक है, ओके। अब देखिए इतने ढेर सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, और इतने ढेर सारे टॉपिक पढ़ने के बाद अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है। तो कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं भाई, है ना। कुछ आसान सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। अब प्रैक्टिस करते हैं। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल का होना क्या है, जरूरी है भाई। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, है ना। तो न्यूमेरिकल को जरूरी है सॉल्व करना, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ना, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना, इज 100 ओम। किसी सिलिंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स ट्वाइस ना, कंडक्टर का लेंथ अगर ट्वाइस हो गया, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो अप्रोच देखिए, रेजिस्टेंस हमको किसी सिलिंड्रिकल कंडक्टर का, तो मान लेते हैं जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसका लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या A है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R इक्वल टू, हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो L बाई क्या A, रो L बाई A। और इसकी वैल्यू देखो दी रखी है आपको कितनी, 100 ओम। इसकी जो वैल्यू दी रखी है कितनी, देखिए आपकी 100 ओम, राइट। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर कंडक्टर का लेंथ ट्वाइस हो जाए, नाउ मान लेते हैं कि जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश हो जाएगा, है ना। तो कंडक्टर का लेंथ अगर ट्वाइस हो गया, मतलब कि L डैश आपको कितना दे दिया, 2L। L डैश जो हो गया यानी कंडक्टर की लेंथ डबल हो गई, ट्वाइस हो गया। तो कंडक्टर की अगर लेंथ डबल हो गई तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। L डैश बराबर कितना दिया आपका, 2L दिया है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो यही एरिया निकालने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि खींचने से पहले और खींचने के बाद, खींचने से पहले और खींचने के बाद क्या कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज होगा, क्या खींचने से पहले और खींचने के बाद क्या कंडक्टर का वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं ना। कंडक्टर का वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना। यानी कि जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम क्या रहेगा, बात करेगा। यानी उसका जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, उसका फाइनल होगा, है ना। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एरिया इंटू लेंथ, है ना। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश, यहाँ एरिया इंटू लेंथ कर देंगे दोनों जगह, ठीक है। सिंस V बराबर V डैश, अब आपको देखो A इंटू L और यहाँ दिया है A डैश और L डैश, आपका कितना हो गया 2L। बेटा L से L कट गया तो A डैश कितना आ जाएगा, A डैश, ये 2 नीचे चला आया यहाँ पे, A बाई कितना आया 2। तो देखिए जितना गुना लेंथ बढ़ा है, जितना गुना आपका लेंथ क्या है, बड़ा है, ठीक उतनी ही गुना क्या होगा, एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी 2 गुना बढ़ा, 2 गुना यहाँ घटा देंगे, क्लियर। अच्छा, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, नाउ
न्यू रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, तो आर डैश को लिखेगा आप रो एल डैश बाई क्या ए डैश। भाई रो देखो सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, वही रहेगी। भाई अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो आर डैश बराबर क्या हो गया, रो एल डैश बाई क्या ए डैश, रो एल डैश बाई ए डैश। बेटा यहाँ पे रो और एल डैश की वैल्यू जो है वो 2l दे रखी है ना, 2l हमने निकाला है, 2l रख दिए। अच्छा ए डैश की जो वैल्यू आई है वो a बाई 2 आई है, यहाँ हो गया कितना a बाई 2। अब देखो 2 चला गया ऊपर तो हो जाएगा 2 का 2 से मल्टीप्लाइड, तो 4 रो एल बाई ए, 4 रो एल बाई ए, यानी कि ये क्या है, इसको हमने क्या माना हुआ है, 100 ओम माना हुआ है ना, 4r, और r की वैल्यू कितनी 100, तो 4 इंटू 100, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 400 ओम। न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 400 ओम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट बेटा आपके सामने ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर दे रखा है, इफ लेंथ ना, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स n टाइम, ध्यान सुनिएगा, n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो पहले इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग की है हमने, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है एन और आर के टर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, जिस वेरिएबल के टर्म में आपको क्वेश्चन पूछे आपका आंसर भी उसी वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए, है ना, कुछ अपने से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना उसमें, जो वेरिएबल आपसे पूछा जाए उसी वेरिएबल में आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद लगाएं, उसके बाद दोबारा इसका सोल्यूशन देखिएगा।